हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी मैंने बहुत पहले ही 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप लोग का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों यूनिट को एक प्लेलिस्ट में मैं कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख के स्टडी कर लेना। कहीं पे उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर बताना। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 3। यूनिट 3 आज हम लोग का स्टार्ट होगा। आज हम लोगों को क्या क्या पूरा कंप्लीट कर देना है उसको पहले थोड़ा सा सिलेबस में देख लेते हैं। तो चलिए आप सभी लोग पहले सिलेबस अपना खोल लीजिए। देखिए, सिलेबस पूरा मैं नहीं लिखा हूँ, जितना आज हम लोग स्टडी करेंगे उतना मैं बता दे रहा हूँ। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगाई एंड वायरस। तो इतना हमको आज कंप्लीट कर देना है पूरा का पूरा सिलेबस में। आप सभी लोग इसको पहले देख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट हम लोग देखते हुए चलते हैं, फिर अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफिकेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोग को पता चल गया आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो वायरस आप लोग का है, तो वायरस में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायरस होता क्या है। वायरस इज ए स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट एंड सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। वायरस को आप अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सीन कर सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का। क्लासिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया हूँ कि जो वायरस होता है ये बेसिकली 3 इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया। ठीक, तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होते हैं वायरस के। स्ट्रक्चर इसके यही होते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग अच्छी तरीके से बना लेना। ये जो लगा है न्यूक्लिक एसिड है, ये जो साइड साइड में है ये है कैप्सोम बोलते हैं, जो कि बना होता है प्रोटीन का। और ये जो है ये है कैप्सिड सिंकल कैपोसोम। ठीक, तो आप लोग स्ट्रक्चर बना लेना दोस्तों। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन में आ जाता है। स्ट्रक्चर आप लोग बना देते हैं तो पूरा बहुत अच्छी तरीके से नंबर भी मिल जाता है। नंबर इंक्रीज करने का तरीका होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मार्फोलॉजिकल। ठीक, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इसके। हेलिकल सिमेट्री होते हैं, एक होता है आइसोहेड्रल सिमेट्री, एक होता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग का कैसे होता है हेलिकल सिमेट्री का स्ट्रक्चर, कैसे होता है आइसोहेड्रल सिमेट्री और कैसे होता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो आप लोग एक एक करके बना लेना। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं तो स्ट्रक्चर मैं बता दिया हूँ। ठीक, तो हेलिकल सिमेट्री जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको रेबीज वायरस भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही बनता है, स्ट्रक्चर बना लेना। उसके बाद देखिए आइसोहेड्रल सिमेट्री। आइसोहेड्रल सिमेट्री का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा कर लेना इसको, जो कि यहाँ पे बनाया है इसी टाइप में ये भी लगभग में बनता है। ठीक, जो कि होता है पोलियो वायरस, हेपर सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक, तो ये कर लेना। लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री क्या होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो होता है बैक्टीरियोफेज होता है। स्ट्रक्चर इसका एकदम अच्छे तरीके से ऐसे ही बना लेना आप लोग। ठीक, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में होते हैं प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। तो ये सब वायरस ही होते हैं। एनिमल जो होते हैं डीएनए आरएनए दोनों इसमें पाए जाते हैं। प्लांट में ओनली आरएनए होते हैं, बैक्टीरिया डीएनए होते हैं। ठीक, अब देखिए रेप्लिकेशन कैसे होता है वायरस का। वायरस का रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, इसको आप लोग थोड़े स्ट्रक्चर तरीके से बना के दिखाइएगा तो नंबर बढ़िया मिलता है। ठीक है ना। तो देखिए, सेल और वायरस मिलकर जब दोनों का अटैचमेंट होता है तो हम लोग का फेनिट्रेशन होता है, फिर उसके बायोसिंथेसिस होता है, तो हम लोग का इसी तरीके से वायरस का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, समझ में आ गया ना। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना। ठीक, उसके बाद देखिए आफ्टर डिवाइडेड ड्यू टू लेस स्पेस इट ब्रूस्ट एंड ट्रेवल इन आवर बॉडी। ठीक, ये जो वायरस होता है एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ये एक पॉइजन की तरह वर्क करते हैं। ये वायरस बहुत ही बेकार होते हैं। हमारे वायरस शरीर में आके जैसे देख रहे हैं कोरोना वायरस कैसे फैला हुआ था और कैसे कैसे आप लोगों को इतना ज़्यादा सबको, मतलब आप लोग क्या हम लोग को भी सबको इतना ज़्यादा बीमार किया था। तो वायरस जो होते हैं ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो यही सब आप लोग को 1-2 पॉइंट इसमें और लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए वही जो मैंने बताया है, वायरस इज ए लैटिन वर्ड, इट मीन्स पॉइजन। पॉइजन मीन्स होता है जहर। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आप लोग का और यहाँ पे लिखा गया है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वीरोलॉजी। तो मैंने याद होगा अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी,
क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में मैंने बताया था वायरस का होता है वीरोलॉजी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग भूल गए होंगे। तो देखिए मैं भी थोड़ा सा भूल ही रहा था। क्लासिफिकेशन में नहीं, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को बताया था स्टडी ऑफ वायरस इक्वल टू इज कॉल्ड वीरोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ इक्वल इज कॉल्ड प्रोटोजुओलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, उसके बाद फंगस का माइकोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो ये सब मैंने आप लोगों को देखिए यूनिट फर्स्ट में ही बता दिया था, वही एक पॉइंट आप लोग का वहाँ पे आया है, तो आप लोग का ये तो तैयार होगा। ठीक, इसीलिए मैं थोड़ा सा दिखा दिया हूँ जिससे आप लोग को वहाँ पे याद आ जाए। ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आप लोग तैयार कर लेना दोस्तों। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं। अल्ट्रा माइक्रो बिलोंग करता है फ्रॉम पैरासाइट फैमिली नॉन सेलुलर से। इसमें एक दो पॉइंट और भी लिखेंगे। व्हेन वायरस कॉन्टैक्ट विथ लिविंग सेल, जब वायरस हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लिविंग सेल से, देन वायरस इज एक्टिवेट, तब वायरस जो होते हैं वे एक्टिवेट होने लगते हैं। एनदर दे आर डेडली फ्रॉम, और जहाँ पे रहते हैं वो धीरे धीरे और भी वायरस को मारते हैं और अपना संक्रमण ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। ठीक, उसके बाद व्हेन वायरस इज एक्टिवेटेड देन दे कैन बी रिसिप्लेट। ठीक, उसके बाद इजिली ड्यू टू आरएनए एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन वायरस, ये जो होते हैं डीएनए आरएनए ये प्रेजेंट हो जाते हैं वायरस में। उसके बाद इफ अदर बॉडी टच, और जब भी हमारे अदर बॉडी को टच करते हैं दैट वायरस बॉडी देन विल बी इफेक्टेड। जैसे आप लोग को, जैसे ही आप लोग समझिए कि कोरोना वायरस किसी को हुआ है तो आप लोग को कहा जा रहा था उनसे दूरी बना के रहिए। ये कुछ तरीके से ऐसे हो जाते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज तरह की हो जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है कि जैसे किसी आदमी को मान लीजिए इसको कुछ हुआ है, अब इसके पास आप लोग को नहीं जाना, इतनी दूरी पे बना के जाना। अब इतने इसके पास आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत टच हो जाएंगे इससे, तो वही डिजीज आप लोगों को भी हो जाएगा। ठीक, यही कहने का मतलब है कि उनसे थोड़ी दूरी बना के रहिएगा, बॉडी हमारा टच हो जाएगा उनसे। तो आखिर कोरोना वायरस का संक्रमण इसी तरीके से बढ़ा है ना, किसी को हुआ था उनके पास गए तो उनसे हुआ, उनसे हुआ और चला आया, कितने किस जगह से स्टार्ट हुआ और किस जगह पे आ गया था। ये सब बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसमें जुझ चुके हैं, इससे लड़ चुके हैं कोरोना वायरस से, तो ये तो बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग को पता होगा। बात करते हैं डिजीज काजेज ऑफ बाय वायरस। तो क्या होते हैं, एड्स से HIV होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दूसरा है हमारा हाइड्रोफोबिया जो होता है उसी को बोलते हैं स्यूडो वायरस। ठीक, उसके बाद एक होता है पोलियो। ठीक, यही हमारे डिजीज होते हैं वायरस के कारण होते हैं। ठीक, एक हो गया एड्स हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, पोलियो हो गया। तो आप लोग इसको लिख लेना, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसको लिख लेना। बात करते हैं वायरस कल्टीवेशन क्या होते हैं, वायरस का कल्टीवेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वायरस का कल्टीवेशन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए वायरस कल्टीवेशन जो होता है आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, इसीलिए सो दे डिपेंड ऑन होस्ट, ये कि डिपेंड होते हैं होस्ट से फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट बी ग्रोन इन नॉन लिविंग, ये जो होते हैं वायरस हमारे ये नॉन लिविंग में ग्रो नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए क्या बताएं आप लोग को, जैसे कोई भी कुर्सी हो गया नॉन लिविंग है, उसमें हमारे वायरस जो होते हैं उसमें जाते नहीं हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग लोग होते हैं, उसी में जाके ये करते हैं और एक्टिवेट होके अपने संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। दे कैन नॉट बी ग्रो, ये ग्रो नहीं कर सकते हैं नॉन लिविंग में। कल्चर मीडिया या फिर आगार प्लेट हो गए हैं, दे मोस्ट रिक्वायर लिविंग सेल टू सपोर्ट इन देयर रेप्लिकेशन। अब कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया वो होता है जिसमें बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं, और मैंने बताया था बैक्टीरिया वायरस को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडिया की आवश्यकता पड़ता है। कल्चर मीडिया में ही आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, और बैक्टीरिया देखिए डिफरेंट बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट कल्चर मीडिया की आवश्यकता पड़ता है। उसी से हमारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रो करते हैं डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया में। यह आप लोग को बहुत पहले ही बता चुका हूँ, याद नहीं होगा तो एक बार पिछला वीडियो देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कल्चर मीडिया वाला। वायरस कैन बी कल्टिवेटेड दीज मेथड, तो कौन कौन से इसमें मेथड है, एक है एनिमल इनोकुलेशन। तो एनिमल इनोकुलेशन होता क्या है, देखिए वायरस सम टाइम आर कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी एनिमल सच एज माइस, ग्यूनिया, पिग, हैशमेटर, रैबिट etc. दीज सेलेक्टेड एनिमल शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज। देन वायरस कैन बी इनोकुलेटेड टू, यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा आप लोग को, वायरस कैन बी इनोकुलेटेड टू द एनिमल्स बाय इंटरनल
राउट टू बी इंट्रासेरेब्रल। तो एक दो पॉइंट और यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इसको लिख लेना या फिर दो ही पॉइंट लिखना, कोई वो नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सेल कल्चर क्या होता है, जो कि आप लोग के उसमें दिया गया है। सेल कल्चर क्या होता है? सेल कल्चर के बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करने जा रहे हैं फंगाई। तो चलिए देखते हैं आगे। सेल कल्चर को स्ट्रक्चर के बेस पे आप लोग बनाना दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर बनाना मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे ट्रीट होता है ट्राइसिन एंड कोलेजन्स के साथ। फिर जो हमारा होता है सेल गेट सेपरेट, जो सेल्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद व्हेन सेल इंट्रोड्यूस इन कल्चर मीडिया, जब सेल को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं कल्चर मीडिया में तब सेल ग्रो करते हैं और मेक मोनोलेयर फ्रॉम एट बॉटम, तब ये बनाते हैं और ग्रो करते हैं मोनोलेयर एट बॉटम। उसके बाद व्हेन वायरस, यहाँ पे देखिए व्हेन वायरस इज इनोकुलेटेड इन दी मोनोलेयर देन वायरस इन्फेक्ट दिस सेल। उसके बाद ड्यू टू ग्रोन वायरस कैन बी विल डाइड फ्रॉम प्लेग। तो आप लोग इसको बना लेना और सेल कल्चर का एकदम अच्छी तरीके से हेडिंग डाल के पूरा का पूरा अच्छी तरीके से लिख देना, क्योंकि 2 नंबर में कभी कभी सेल कल्चर ही पूछ लेता है। बात करते हैं फंगाई। फंगाई क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, कंपेरिजन ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक एक देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंगाई होता क्या है। तो हेडिंग डालिए आप लोग, फंगाई डाल लिए हेडिंग। आप लोग नोट्स साथ में बनाते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे आप लोग को नोट्स हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलता रहेगा। देखिए दीज आर मेंबर आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो फंगाई होता है ये यूकैरियोटिक का मेम्ब्रेन होता है। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में ये सब बताया हुआ है। दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिट फर्स्ट पढ़े रहेंगे तो यूनिट फर्स्ट हम लोग का बेसिक होता है, बेसिक। तो यूनिट फर्स्ट अगर अच्छे तरीके से एकदम तैयार कर लेंगे तो ये हल्का फुल्का मिलता जुलता बेस आप लोग का वही रहेगा फर्स्ट ही। ठीक, अभी आगे मैं कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ जो कि ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से मिलेगा। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग खुद बताएंगे। उसके बाद दैट इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस होते हैं सच एज ईस्ट मोस्ट मशरूम। ठीक, मशरूम आप लोग खाए हैं, याद है। उसके बाद जनरली दे आर एरोबिक इन नेचर। ये जो होते हैं एरोबिक नेचर के होते हैं। उसके बाद दे वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाई, ये फर्स्टली आइडेंटिफाई होते हैं एंजियोटोसिन बेसिस से। इसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि 1835 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। याद आया ये कहाँ का है? ये मैंने आप लोग को ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बताया है। आप कहाँ बताया, थोड़ा सा दिखा दो, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए आप लोग को प्रूफ दिखाते हुए चलूंगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं सर शायद झूठ बोल रहे हैं, नहीं पढ़ाए होंगे। ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर आप लोग खोलिएगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। मैंने बताया था द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, द स्टडी ऑफ नेमेटोडा इज कॉल्ड नेमेटोलॉजी। ये पूछता है 2 नंबर में, बहुत बार पूछ लेता है। देखिए ये तो सिंपल ही है, लेकिन फंगस का माइकोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे हो गया एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी एंड वायरस का वीरोलॉजी। ये सब आगे मिलते रहेंगे, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। ठीक, एक पॉइंट आप लोग का यहाँ पे तैयार हो गया, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अब बात करते हैं हम लोग कि फंगाई एंड बैक्टीरिया में दोनों में कंपैरिजन कराते हैं, तो क्या है ये दोनों, उसको देखते हैं। देखिए इस कंपैरिजन ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया, दोनों में कंपैरिजन कराइए तो क्या होते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लोग 3 हेडिंग डालिएगा, एक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होगा फंगाई और तीसरा होगा बैक्टीरिया। तो देखिए सेल टाइप जो होता है फंगाई का यूकैरियोटिक होता है और बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक होता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये फंगाई में ये होता है स्टेरॉल प्रेजेंट होता है, और इसमें बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन जो होता है स्टेरॉल एब्सेंट होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक, ऑप्टिमम में ये होता है 4 से 6 होता है, इसमें 6.5 से 7.5 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो होता है रिक्वायरमेंट, तो फंगाई में एरोबिक होता है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो बैक्टीरिया में होते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों होते हैं। सेल वॉल जो होते हैं इसमें होते हैं किटिन पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड, और जो इसमें होता है बैक्टीरिया में ये होता है पेप्टिक ग्लाइकोन एंड इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो इसको आप लोग हो सके को एकदम अच्छे तरीके से इसको कॉलम में बना के लिखना, जिससे जितना अच्छे तरीके से आप लोग कॉलम में बना के लिखेंगे उसी हिसाब से आप लोग को नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं कि फंगाई के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो देखिए जो फंगाई होता है हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, एक होता है टैक्सोनॉमिकल।
ठीक, तो बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल में क्या होते हैं। जो देखिए मॉर्फोलॉजिकल में होते हैं हमारे ईस्ट होता है, ईस्ट लाइक फंगाई होता है, माउल्ड होता है और होता है डाइमॉर्फिक फंगाई। और टैक्सोनॉमिकल में होता है हमारा जाइगोमाइसाइट, एसोमाइसाइट, उसके बेसिडोमाइसाइट, उसके बाद ड्यूट्रोमाइसोसाइट। ठीक, आप देखिए मॉर्फोलॉजिकल में तो बहुत ही आसान है, ईस्ट लाइक फंगाई, मोल्ड, उसके बाद डाइमॉर्फिक फंगाई। उसके बाद जो टैक्सोनॉमिकल है इसमें जाइगोमाइसाइट, एसोमाइसाइट, बेसिडोमाइसाइट एंड ड्यूट्रोमाइसोसाइट। तो ये तो आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये अपना ट्रिक है, हमारा ट्रिक है, आप लोग के लिए मैं खुद ही रट के बनाया था, अपने भी तैयार किया था। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो आप लोग कर लेना। अब इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा है जागो ऐसा बिना डर के। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट रात में जब पढ़ने उठते हैं, रात में पढ़ते हैं, तो रात में उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर की वजह से वो उठते ही नहीं है पढ़ने और सो जाते हैं। रात में बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है जागो ऐसे बिना डर के। रात में उठो पढ़ के, रात में उठो आप लोग, आराम से पढ़ो, जागो आराम से, ऐसा जागो बिना डर के जागो और स्टडी भी अच्छी तरीके से करो। तो जागो ऐसा बिना डर के। जागो से हो गया हमारा जाइगोमाइसाइट्स, ऐसा से हो गया एसोमाइसाइट्स, बिना मीन्स हो गया बेसोमाइसाइट्स और डर के मतलब हो गया ड्यूट्रोमाइसाइट। ठीक, तो ये मेरा ट्रिक है। आप लोग अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लिख लेना कहीं पे और इसी हिसाब से आप लोग याद कर लेना कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था और एक था टैक्सोनॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल तो आसान है, टैक्सोनॉमिकल में डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग। तो ये याद कर लेना कि सर बताए थे रात में जागो ऐसा बिना डर के जागो, तो आप लोग उसी तरीके से याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल में ईस्ट क्या होता है, ईस्ट लाइक फंगाई क्या होता है। एक एक करके थोड़ा सा हम लोग थोड़ा करके देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो देखिए हेडिंग डालिएगा ईस्ट। ईस्ट में हम लोग करेगा जो होता है ये राउंड ओवल यूनिसेलुलर फंगाई होता है। इट कंटेन ओनली सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल होने चाहिए। जनरली दीज आर एरोबिक, ये जो होते हैं जनरली एरोबिक होते हैं, जनरली सर्वाइव करते हैं ये 32 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक। एग्जाम्पल हो गया सैक्रोमाइसाइड, सर्वाइव्स हो गया, सेप्ट्रोकोकस हो गया, उसके बाद न्यूफार्म हो गया। तो स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना। ये हो गया न्यूरो यूनिसेलुलर और ये हो गया राउंड। ठीक, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है इसका। उसके बाद बात करने जा रहे हैं ईस्ट लाइक फंगाई, माउल्ड एंड डाइमॉर्फिक फंगाई। तो चलिए देखते हैं आगे। ईस्ट लाइक फंगाई क्या होता है, कैंडिडा एल्बिन्स इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट। ये जो होते हैं कैंडिडा एल्बिकान होते हैं, ये गुड एग्जाम्पल होते हैं ईस्ट के। ठीक, इन दिस वर्ड रिमेन्स अटैचमेंट टू मदर सेल एंड इलोंगेटेड फॉलोड बाई रिपीटेड बडिंग एंड फॉर्म चेन इलोंगेटेड सेल ऑफ फंगाई फ्रॉम स्यूडोफेन। उसके बाद देखिए मोल्ड क्या होता है। मोल्ड जो होता है हमारा, इट कंटेन मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई एंड ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ माइसीलियम एंड हाइफेगी फ्रेगमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग सिंपली यहाँ पे हिंदी में मैं लिख दिया हूँ कि ये मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई होते हैं और माइसीलियन के फॉर्म में ये ग्रो करता है। बस आप लोग इसमें बहुत सारे और 2-3 पॉइंट लिखा हूँ, आप लोग लिख लेना। वैसे जो मैं हिंदी में बताया हूँ वही एक पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहे, आसान लगे तो आप लोग लिख लेना। डाइमॉर्फिक फंगाई क्या होता है, तो देखिए डाइमॉर्फिक फंगाई होता है दे आर एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म में होते हैं, वेयर एज ईस्ट एंड मोल्ड। ठीक, ईस्ट एंड मोल्ड के फॉर्म में हमारा होता है डाइमॉर्फिक फंगाई। द मोल्ड लाइक फॉर्म प्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव एंड ईस्ट लाइक फॉर्म रिप्रोडक्टिव बाय बर्डिंग। एग्जाम्पल हो गया म्यूकोरल्फी, उसके बाद हिस्टोप्लाज्मा हो गया, कैप्सुलोस्टम हो गया। तो आप लोग इसको लिख लेना। इतना हो गया तैयार आप लोग को। अब बात करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग का अभी क्या चल रहा था मॉर्फोलॉजिकल में, तो फंगाई के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल, जागो ऐसे बिना डर के। ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो डालिए सभी लोग हेडिंग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखें यहाँ पे ये ट्रिक आप लोग का यहाँ पे ऐसे लिख भी दिया हुआ है, ट्रिक जागो ऐसे बिना डर के। आप लोग ऐसे लिख के बनाना हो तो बना लीजिएगा, वैसे याद हो जाता है तो कोई बात नहीं, बिना ट्रिक के भी याद करिए आप लोग। देखिए जाइगोमाइसाइट होते हैं दे फॉर्म एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग लिख लेना इसको। एसोमाइसाइट होते हैं, ये होते हैं दे फॉर्म एकोस्पोर्स इन द सैक कॉल्ड एसेक्सुअल बाय द सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक, बेस्डोमाइसाइट क्या होते हैं, दे फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कॉल्ड बेस्डोस्पोर्स ऑन द टिप या फिर सरफेस ऑफ बेसोडियम। उसके बाद ड्यूट्रोमाइसाइट क्या होते हैं, ड्यूट्रोमाइसाइट जो होते हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर। ये जो होते हैं सेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ फंगाई
आप मेडिकल इम्पोर्टेंस बिलोंग इन टू दिस क्लास। ठीक, इसको आप लोग लिख लेना। तो चारों हम लोग का हो गया ना, जाइगोमाइसाइड, एस्टोमाइसाइड, बेस्टोमाइसाइड एंड ड्यूट्रोमाइसाइड। बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई। फंगाई का रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो ये इसका रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है सेक्सुअली और एक होता है एसेक्सुअली। ठीक, तो एसेक्सुअल में क्या क्या होता है? एसेक्सुअल में होता है वेजिटेटिव स्पोर एंड एरियल स्पोर। वेजिटेटिव स्पोर हम लोग का होता है, एक होता है बैस्टोस्पोर, एरिथ्रोस्पोर, एक होता है कैमिडोस्पोर। इसके बाद एरियल स्पोर में हम लोग का दो होता है, एक होता है कोनाइडोस्पोर, एक होता है फिलोस्पोर। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के हम लोग इसको भी देख लेते हैं और इसको कंप्लीट करके लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो देखिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो क्या होते हैं? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई फ्रॉम टू डिफरेंट सेल। एक होता है मेल एंड एक होता है फीमेल। आप लोग को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल होते हैं। तो हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉल्ड प्लाज्मोग्रामी फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोग्रामी। एज रिजल्ट जाइगोसाइड इज फॉर्म विथ फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें मेल फीमेल की आवश्यकता होगा तभी होगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग वैसे ही समझदार स्टूडेंट हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोग आगे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग वैसे ही होशियार हैं तो क्या बताना है इसमें? ठीक, तो चलिए देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई क्या होता है? फंगाई विच आर medically important mostly produced by this method. They produce different asexual spores by mitosis. वेजिटेटिव स्पोर क्या होते हैं इसमें? वेजिटेटिव स्पोर में हम लोग का होता है ब्लास्टोस्पोर, एरिथ्रोस्पोर, उसके बाद कैलमिडोस्पोर, उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है एरियल स्पोर में पढ़ना है। तो देखिए ब्लास्टोस्पोर जो होता है वो होता है फॉर्म्ड बाय बडिंग प्रोसेस फ्रॉम प्रेजेंट सेल एज द ईस्ट। ठीक, एरिथ्रोस्पोर क्या होता है? एरिथ्रोस्पोर जो होता है दिस इज रेक्टेंगुलर आर कैप्टिबल थिक पॉलीस्पोर विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड ऑफ हाइफी। ठीक, कैमेल्डोस्पोर क्या होता है? सॉरी, कैमेल्डोस्पोर क्या होता है? CHLAMYDO। ठीक, अगर आप लोग को यहाँ पे दिख ना रहा हो तो मैंने स्पेलिंग बोल दिया, आप लोग लिख लेना स्पोर। दीज आर ट्रिक वॉल रेस्टिंग स्पोर विच आर डेवलप फ्रॉम द हाइफी आफ्टर लॉन्ग डॉर्मिंग। उसके बाद देखने जा रहे हैं हम लोग एरियल स्पोर। ये तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद एरियल स्पोर क्या है? एरियल स्पोर में हमने देखा है कि एक हो गया कैनिडो स्पोर या फिर इसको बोलते हैं कोनेडिया। उसके बाद फाइलोस्पोर होते हैं, तो ये दोनों भी देख लेते हैं जो मैंने आगे देखा है। तो कोनाइडो स्पोर या फिर कोनेडिया बोलते हैं। इसमें होता है हम लोग का दो माइक्रोकोन्डिया और एक होता है मैक्रोकोन्डिया। तो क्या होता है माइक्रोकोन्डिया? माइक्रोकोन्डिया जो होता है हम लोग का वो होता है स्पोर इज स्मॉल एंड सिंगली। और माइक्रोकोन्डिया में क्या होता है? मैक्रोकोनिडिया जो हम लोग का होता है वो लार्ज साइज का होता है। माइक्रो मीन्स देखिए, माइक्रो मीन्स हो गया बहुत छोटा, जो कि माइक्रोस्कोप से हम जिस चीज़ को देखते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ना। ये आप लोग को पता है माइक्रोस्कोप को हम लोग किस चीज़ को देखते हैं? जो हम लोग अपने आँखें से नहीं आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखते हैं ऐसे करके। ठीक, तो वही बात है। माइक्रो मीन्स हो गया स्पोर इज स्मॉल सिंगली और मैक्रो मीन्स हो गया लार्ज साइज। लार्ज साइज में होता है मल्टी सेलुलर। उसके बाद फाइलोस्पोर क्या होता है? फाइलोस्पोर जो होते हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं कोनिडिया ब्रोन एंड टिप ऑफ फ्लास्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड कोनिडिया स्पोर स्कॉल्ड फाइलॉइड। इंपॉर्टेंट है ये सब। बात करते हैं लास्ट जो हम लोग का है कल्टीवेशन ऑफ फंगाई। फंगाई का कल्टीवेशन क्या है, अब ये भी देख के लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं। देखिए सेवर्ड अगार इज टाइप ऑफ अगार ग्रोन मीडिया कंटेनिंग पेप्टोन यूज टू कल्टिवेटर फंगाई। इट वाज डेवलप्ड बाय द रेमंड सेवर्ड इन ईयर 1892। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेशन ऑफ फंगाई इज 30 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट फॉर 21 days। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें आफ्टर द इंक्यूबेशन फॉर 21 days द कोलेंस ऑफ फंगाई पर मिनट कल्चर मीडिया। देखिए यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है। तो सभी लोग अपना सिलेबस निकाल के देख लिए ना कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार फिर से अपना सिलेबस निकालिए और देखिए हम लोगों ने स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगाई एंड वायरस
पूरा का पूरा अच्छी तरीके से बेहतरीन लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में जितना हो पाया पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। ये हम लोग का अगले लेक्चर में आएगा क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसेंटिफिकेंट। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और एक बात और, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आप लोग अच्छी तरीके से बनाते हुए रहना। इसका नोट्स आप लोग को हो सकेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में भी तुरंत कल मिल जाएगा मॉर्निंग में। उसके बाद आप लोग को वेबसाइट पे पूरा का पूरा नोट्स इजी लैंग्वेज में बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पे ही मिल जाए, कहीं और खोजने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।